हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमेनिक्स पर आप सभी के साथ में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कराने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई गलती ना हो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में ना हो। प्रीवियस ईयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या करेक्ट आंसर है, इसको पढ़ा इसको याद करके चले गए। इसका मतलब ये भी है कि ये 3 गलत क्यों हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सभी लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी नोट्स चाहिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2019 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे एनडीए 2019 का पार्ट 2। एक्चुअली ये पार्ट 3 है, हम कर चुके हैं इसका पार्ट 2। डैश इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मुलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। सबसे पुराना और सबसे फॉर्मुलाइज्ड डिसिप्लिन नेचुरल साइंस का क्या था? जब नेचुरल साइंस के बारे में हमें पता लगा तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो बायोलॉजी बनाया गया था। लेटर ऑन इसको जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड किया गया, पर सबसे पहले जो बनाया गया था दैट इज बायोलॉजी की। भैया एक ब्रांच होगी साइंस की जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डील करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज बायोलॉजी। चलिए, बायोलॉजी यानी कि आपका जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन। विटामिन का नाम किसके द्वारा दिया गया था? भाई इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था हमें वो याद नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है विटामिन का नाम जिसके द्वारा दिया गया था वो थे हमारे फंक भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश्मीर फंक। कैश्मीर फंक यानी कि सी फंक के नाम से इनको जाना जाता है। आपकी कुछ किताबों में इसको 1911 किया गया है, आप लोग 1912 ही मार्क करोगे क्योंकि एनसीईआरटी में 1912 दिया गया है, तो आप लोग 1912 ही मार्क करोगे। 1911 नहीं मार्क करना, आप लोगों के लिए 1911 नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर इज फंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी ऑफ ब्लड। वो ब्रांच साइंस की होना चाहिए था, इसमें मेडिसिन लिख दिया गया, पर एनीवेज जो क्वेश्चन आया हमें तो करना ही पड़ेगा। वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किससे? डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी से डील करती है। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? या तो रक्त लिखा होगा या रुधिर लिखा होगा। वैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसको बोलते हैं रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान। पर क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं आता, हेमाटोलॉजी को हिंदी में हेमाटोलॉजी लिख देते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज हेमाटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, नीचे लिख दिया गया। जूलॉजी आपका प्राणी विज्ञान, या फिर हम इसको जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, दैट इज जूलॉजी। ह्यूमंस के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे तो जूलॉजी बोल देंगे। इसका करेक्ट आंसर इज हेमाटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फादर ऑफ मेडिसिन इज। अब यहां पर ना थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? आंसर तो ऑल्दो ठीक हमें मार्क करना है, पर यहाँ पर जो आंसर्स दिए जाते हैं वो करेक्ट नहीं दिए जाते। हमारे कुछ फॉल्स हैं, हमारी कुछ गलतियां हैं, जिन गलतियों को हम लोगों पर भारी पड़ती है ना। चलो पहले फिलहाल इसको देखते हैं कि द फादर ऑफ मेडिसिन इज, मेडिसिन के फादर कौन है? दैट इज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बार जिन्होंने दवाइयों के बारे में बताया वो हिपोक्रेट्स थे। अब जरा इनसे जाकर के पूछ कर तो आओ कि भैया ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हिपोक्रेट्स, आप बोलते हो हिपोक्रेट्स ने बताया मेडिसिन के बारे में। जिस जमाने में आप लोगों को दवाइयां पता नहीं थी, उस जमाने में भारत के अंदर हर गांव में एक वैद्य बैठ करके पेड़ के छालों से दवाइयां बनाता था। वो क्या है फिर? अगर आप लोग दवाइयां बता रहे हो तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं? कितनी पुरानी प्रैक्टिस है हमारी। यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जिस तरीके से आज के डेट में सारा कोविड फैला है ना, उसी तरीके से एक टाइम आया था जब हमारे देश में मलेरिया नाम की एक बीमारी फैली थी। पूरी तरह मलेरिया नाम की एक बीमारी फैली हुई थी। उसमें आप अफ्रीका देखो कैजुअलिटी, चाइना देखो कैजुअलिटी, यूएस देखो कैजुअलिटी, लोग मर रहे हैं, पर भारत में एक भी बंदा नहीं मर रहा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि हमारे यहां पर एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम था चिंचोना। चिंचोना नाम का एक पेड़ था। इस पेड़ को
भारत में एक बैठा हुआ वैद्य पेड़ की छाल को उतार कर ला रहा, उसको पीस रहा, पीस करके दवाई बना दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर, मतलब वो इस तरीके की दवाई सबको खिला रहा। दिल्ली में, इंडिया में कैजुअलिटी ही नहीं थी। चाइना को बड़ी हैरानी हुई कि भैया क्या हो रहा है ये। चाइना आया भागता हुआ, आकर के हमारा पेड़ उखाड़ा ले गया। इसी पेड़ से उसने क्लोरोक्वीन नाम का, क्यूनोन होता है, न्यूज वालों ने इसे क्वीन कर दिया है, क्लोरोक्यूनोन नाम का एक सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिससे उसने दवाई बनाना शुरू कर दिया। पर अगर ये बोला जाए कि भैया इस पेड़ में ऐसी कोई दवाई है जो मलेरिया से बचा रही है, वो किसने खोजी? भारत में। और नाम किसके है? चाइना के। अगर मैं इंडिया की एनसीईआरटी बुक देखूं तो उसके अंदर लिखा जाता है मलेरिया की दवाई खोजने वाली 2 कंट्रीज थी, इंडिया और चाइना। अगर यही मैं फॉरेन ऑथर की बुक उठाऊं, उसके अंदर लिखा जाता है मलेरिया की दवाई खोजने वाले कौन थे? इंडियन थे, भारतीय थे। सबसे सही तरीका क्या होता है किसी से भी बदला लेने का? उसके बच्चे खराब कर दो, उसके बच्चे बिगाड़ दो, या उनकी पढ़ाई इस तरीके की कर दो कि वो 4 लोगों में खड़े ना हो पाए। तो यही हमारा इंडियन सिस्टम है, एजुकेशन इंडियन सिस्टम, जिसके अंदर हमारी एजुकेशन को इतना ज्यादा दबा कर रखा गया, हमें पढ़ाते ही नहीं है कुछ इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत कुछ रिसर्च हुआ है, हमें पता ही नहीं है। बासमती चावल इंडिया की खोज है, जो आज भी यूएस के नाम पे पेटेंट है। 1997 में कोर्ट केस लड़ के 7 वैरायटी ऑफ बासमती राइस को छीन के वापस लाए थे, बट आज भी उनके नाम पे बाकी की 23 वैरायटीज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया की खोज है पर हमारी किताबों में नहीं है। बच्चों को शुरू से बताना चाहिए कि भारत, इंडिया क्या क्या चीजों की डिस्कवरी की है। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि भैया यूएस में ये हुआ, क्लोनिंग यहां हुआ, वहां हुआ, पर हमें हमारे बारे में कभी नहीं बताया जाता। मलेरिया के बारे में नहीं बताएंगे, हिपोक्रेट्स के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, पर हमारे यहाँ पे जो ऋषि मुनि वेद बैठे थे उनके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है ना। तो ये हमारा कल्चर है, ये है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एनीवेज, मूव करते हैं। हमारे लिए आंसर था हिपोक्रेट्स। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में आया हुआ है कि किस पेड़ से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन नाम से जो मटेरियल था वो एक्सट्रैक्ट किया गया था, मलेरिया की दवाई बनाई गई थी। 2020 के एनडीए के पेपर में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज मेजर्ड बाय। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है कैसे पता लगेगा? नाम से पता लगेगा। वैसे अगर मैं एक्चुअली चेक करूं, दैट इज हीमोग्लोबिनोमीटर, दैट इज हीमोग्लोबिनोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर ये होता है, ठीक है। पर क्योंकि यहां पर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ बोरोमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोसाइल्स, हीमोमीटर, हीमो मतलब ब्लड, हीमोमीटर आएगा। सालीज एक वो बंदा था जिसने इस तरीके का हीमोमीटर डिस्कवर किया, इसलिए सालीज हीमोमीटर पहला, शाली का हीमोमीटर। ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिनोमीटर, बट हमारी बुक में मतलब हमारे को हीमोमीटर दिया गया, हम हीमोमीटर मार्क कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है? दिल में। दिल को क्या बोलते हैं? हार्ट, इसीलिए हमने लिख दिया हार्ट। इसलिए हमने क्या लिख दिया? ब्लड को क्या ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता है? दिल में। दिल को क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट लिख दिया, पूरा हार्ट नहीं लिखा, आगे के 2 वर्ड्स लिख दिए। अब रास्ते को क्या बोलते हैं? वे, हार, वे इन्होंने बताया था ब्लड सर्कुलेशन, इसलिए इनका नाम है विलियम हार्वे। हार्ट के अंदर का रास्ता बताया था, हार्ट को हार, वे को रास्ता, इन्होंने रास्ता बताया इसलिए हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था, इसलिए इन्हें फादर बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन का। रक्त परिसंचारण का जनक बोला जाता है इनको। इन्होंने रास्ता बताया था दिल में कि ब्लड किस तरीके से घूमता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एंटीबायोटिक की खोज करी थी। पहली एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी करी थी वो इन्होंने करी थी। और एडवर्ड जेनर सबसे पहली वैक्सीनेशन इन्होंने डिस्कवर करी थी। हांसन का कोई बहुत ज्यादा अप्रूव्ड वो नहीं है कि भैया इन्होंने ये पर्टिकुलर एक चीज की डिस्कवरी करी, नहीं बता सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो बीमारी जो एक से दूसरे की तरफ चली जाती है उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? उसे इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं।
उसे इन्फेक्शियस भी बोल देते हैं और उसे कम्युनिकेबल भी बोल देते हैं। पर अगर मेरे पास ऑप्शन में कम्युनिकेबल है तो मैं इन्फेक्शियस को मार्क नहीं करूंगी, पहला ऑप्शन कम्युनिकेबल ध्यान रखूंगी। संक्रामक दोनों को ही संक्रामक बोलते हैं, इन्होंने तो तीनों लिख दिया, नहीं है भैया तीनों नहीं। संक्रामक रोग बोलते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव तक हवा या किसी भी माध्यम से ट्रांसफर हो सके, उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल होती है ये डिजीज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मेरे पास कम्युनिकेबल नहीं होता मैं इन्फेक्शियस मार्क करती, पर दोनों ऑप्शन में तो प्रायोरिटी पे कम्युनिकेबल मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लड ग्रुप सबसे पहली बार जिसने बताया था दैट इज ब्लड, भी उन्होंने ही बताया था पहली बार। उसका नाम था लैंडस्टीनर, पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, लुइस पास्चर, इनका पूरा नाम लुइस पास्चर होता है। पास्चराइजेशन दिया था जिन्होंने मिल्क का, कि भाई मिल्क को बार बार उबालोगे तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो खत्म हो जाएंगे, इस डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने पर चला जाता है। पास्चराइजेशन की टेक्निक थी, लुइस पास्चर ने दिया था। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन दिया था। रॉबर्ट कोच एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों को उसके बारे में बताया था, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती थी वहां पर इन्होंने काम किया था, ठीक है। रॉबर्ट कोच, ऐसे ही एक बंदा और था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बताया था। रॉबर्ट कोच ने हमारा बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। एनीवेज हमें उनके नाम याद नहीं करने की भैया क्यों दिया था, क्योंकि जो नाम एनसीईआरटी बोलती है दैट इज अहर्नबर्ग, दैट इज नॉट रॉबर्ट कोच, तो इसलिए हम अहर्नबर्ग याद करते हैं, रॉबर्ट कोच को छोड़ देते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर इज कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप के बारे में भी इन्होंने बताया था, इन्होंने ब्लड के बारे में भी बताया था, पर इन्होंने आरएच फैक्टर के बारे में नहीं बताया था। आरएच फैक्टर यानी कि आरएच कारक के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है? अगर मैं बोलती हूं कि आई एम हेल्दी इनफ तो मेरी हेल्थ किन किन चीजों से खराब हो सकती है? पहला, इन्फेक्शन से, कोई इन्फेक्शन हो गया उससे। दूसरा, अगर मेरा लाइफस्टाइल खराब है, मतलब मैं सुबह उठ रही हूँ चिकन खा रही हूँ, छोले भटूरे खा रही हूँ, रात को सो रही हूँ चिकन खा रही हूँ, सब कुछ फैट खा रही हूँ पर काम कुछ नहीं कर रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर मेरी जो हेल्थ है तब भी वो हेल्थ खराब हो जाएगी। तीसरा, जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई बीमारी मैं पैदा हुई हूँ लेकर, माँ बाप से जो मिली मुझे मैं वो लेकर पैदा हुई हूँ तो भी मैं बीमार हूं, तो हेल्थ को ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। हेल्थ को सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इज अफेक्टेड बाय एवरीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। चलो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वदाता, रेसिपिएंट मतलब सॉरी एक्सेप्टर, सर्वग्राही, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप से ले लेता है पर उसको देता नहीं है? दैट इज हमारा ग्रुप ए बी। अगर मैं बात करूं तो ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। सबसे भूखा ब्लड ग्रुप होता है। अब लड़ना नहीं लगना कि मैम भूखा क्यों बोल दिया, इसीलिए भूखा क्योंकि भैया ये ब्लड ग्रुप क्या करता है, बेसिकली ये ब्लड ग्रुप सारे ब्लड ग्रुप से ले लेता है। इसको अगर जरूरत है तो कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेगा कि दे दे भाई, पर ये वापस किसी को नहीं करेगा कि भाई अगर ओ नेगेटिव बोल रहा है मुझे जरूरत है मुझे दे दे, कहेगा नहीं, अपने आप ढूंढो। इसलिए इसको भूखा ब्लड ग्रुप कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए बी पॉजिटिव यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर मैं बात करूं ओ नेगेटिव, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप, अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो डोनेट करा करो, जरूर करा करो। हर 6 मंथ्स में ब्लड डोनेट करना ही करना है, छोड़कर नहीं जाना है उसको। क्यों ब्लड इसलिए डोनेट करना है बेटा हर 6 मंथ्स में? क्योंकि हमको बहुत जरूरत है इसकी। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, सीजीएल में आया था, ऑल्दो एक ऐसे ही डिस्कस करके, मतलब एक ऐसे ही बताती हूँ। एक बार एक्सीडेंट हुआ, हमें उस बंदे का ब्लड ग्रुप नहीं मालूम कि उस बंदे का क्या ब्लड ग्रुप रहा। एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे का ब्लड ग्रुप बताना था, मतलब उस बंदे को ब्लड चढ़ाना है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उस बंदे को चढ़ा सकते हैं? दैट इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी चढ़ा सकते हो। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डैश इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इसमें से कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती नहीं है, बट उससे डेथ हो सकती है। डायबिटीज, एलिवेज, डेथ तो ये भी देता है, ये भी इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को नहीं फैलती है। कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, कोई भी सारी नॉन इन्फेक्शंस डिजीज है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा मोटा है, उसके साथ बैठूंगी, उसके साथ रहने लगूंगी तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी, नहीं। किसी को डायबिटीज है, उसके साथ उठने बैठने से मुझे हो जाएगा, नहीं। कैंसर, हाइपरटेंशन कुछ नहीं होगा। हाइपरटेंशन इज बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हो गया ये, है ना, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा भैया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है इसमें से, दैट इज कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी हमको, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो कि नॉन इन्फेक्शियस है पर हाँ डेथ कॉज करती है और बहुत जल्दी करती है डेथ कॉज। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि कैंसर। इस क्लास को चलिए फिनिश करती हूँ इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2018 का पेपर। फिलहाल क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कुछ भी जाकर के कुछ भी चेक कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी देख सकते हैं, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, जिस दिन क्लास होगी उसका पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल चलिए मैं क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। इस चैनल को शेयर करते रहिएगा, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल टाटा, बाय बाय।